प्रोबेबिलिटी को अगर डिफाइन करें तो किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी है। कोई इवेंट कितने टाइम पर किस तरह से वो रिपीट हो रहा है, कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन ऑफ एन इवेंट इज अ प्रोबेबिलिटी। जस्ट सपोज वी टॉस अ कॉइन, इफ वी टॉस अ कॉइन तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आउटकम क्या होगी? 50% और हाफ। ठीक है, आपको पता है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होती है 50% या हाफ। लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आउटकम वो भी हुई हाफ। ठीक है, अगर हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, इफ वी टॉस टू कॉइन एट अ टाइम, then what is the probability of getting heads in one coin and in second coin? ठीक है, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कॉइन में हेड आ जाए? वन कॉइन की प्रोबेबिलिटी है हाफ, अनदर कॉइन में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। यहाँ पर हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में क्या हुआ है? एंड। एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड अनदर कॉइन की भी हाफ। जहां भी एंड वर्ड आ जाता है वहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के दो रूल्स है या लॉ है। एक है मल्टीप्लिकेटिव लॉ और रूल, दूसरा है एडिटिव लॉ और रूल। ठीक है, इन दोनों रूल्स को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो स्टूडेंट हम बहुत ही आसानी से बिना किसी मिस्टेक के अपने प्रोबेबिलिटी के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपना मल्टीप्लिकेटिव लॉ को। मल्टीप्लिकेटिव लॉ इसको एंड रूल भी कहते हैं। ठीक है, एंड रूल भी कहते हैं। जहां पर भी एंड आए, जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा था कि हमने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया तो फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2 इंटू 1/2। तो इसको एंड रूल भी कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ को। जहां पर एंड आता है वहां पर हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। और हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि स्टेटमेंट में हमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ को अप्लाई करना है। ये जो रूल होता है स्टूडेंट, ये अगर कोई इवेंट टू और मोर देन टू इवेंट्स, इवेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट अकर एट द सेम टाइम टू गिव वन आउटकम। ठीक है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा इवेंट जो कैसे है? इंडिपेंडेंट है, वो एक सेम टाइम पर हो रहे हैं और एक ही आउटकम को दे रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ को यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे पर्टिकुलर किसी एक आउटकम के लिए। जैसे हमने दो कॉइन्स का टॉसिंग किया तो दोनों कॉइन्स जो इंडिपेंडेंटली हेड लाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते कि हेड का आउटकम आए। ठीक, राइट, बट आउटकम क्या है? एक। रिजल्ट क्या है? एक। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा है कि टू और मोर देन टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, वो सेम टाइम पर हो रहे हैं और एक आउटकम को लेकर आते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ को यूज करते हैं। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो लॉ होता है इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द probability of an event or outcome
occur in particular order, ठीक है। अगर कोई इवेंट या आउटकम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहा है तब भी हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ को यूज करते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है, समझ लेना है कि स्टेटमेंट में हमें देखना है कि क्या कोई इवेंट जो हमें बता रखा है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। मीन्स वहां पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ यूज करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, या फिर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और एक आउटकम हमारे को मिल रहा है। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को लेते हुए एक अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज एक कपल है जिनके 7 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके फर्स्ट 3 गर्ल्स चाइल्ड हो और देन 4 बॉयज हो, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक कपल जिनके 7 चिल्ड्रन है तो पहले 3 गर्ल एंड देन 4 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक ऑर्डर दिया हुआ है कि पहले 3 गर्ल एंड देन 4 बॉयज, ठीक है। और इवेंट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं क्योंकि गर्ल और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। गर्ल और बॉय होने के चांसेस जो है, एक ये जो इवेंट है ये दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, राइट। अब कितनी गर्ल्स हो रही है, 3 गर्ल है, तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे, 1/2, 1/2, 1/2। देन कितने बॉयज हो रहे हैं, 4। बॉय होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, तो हम बॉय की भी प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक ऑर्डर में हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। मीन्स इन जो प्रोबेबिलिटी है इन सबको हमने लिखा, इंडिविजुअल जो गर्ल एंड बॉय हैं, इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को लिखा, देन हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 8, 16, 32, 64, 1/28। तो आंसर क्या हो गया कि कपल के 3 गर्ल्स एंड देन 4 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी है 1/28, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है, बस आपको 2 पॉइंट्स को ध्यान से समझना है, याद रखना है कि अगर 2 और मोर देन 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं और एक आउटकम को दे रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, एक आउटकम को देते हैं एंड पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ को अप्लाई करना है। चलिए अब हम सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ है हमारा एडिटिव लॉ। इसको आइदर और रूल भी कहते हैं, आइदर और रूल, ठीक है। इसमें जो वर्ड आता है जो हमें फोकस करना है वो है या और, ठीक है। ये जो लॉ है स्टूडेंट, ये लॉ बताता है कि कोई एक इवेंट या आउटकम कितने डिफरेंट वेज से हो सकता है, कितने डिफरेंट वेज से हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास 2 डाइज हैं, जस्ट सपोज 2 डाइज है, तो इन डाइज में 6 आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब यहां देखिए 6 आउटकम कैसे आ सकता है। 6 आउटकम आने के 3 तरीके हैं। जैसे एक ऐसा हो सकता है कि एक डाइस में 4 आ जाए, दूसरी डाइस में 2 आ जाए, 6 आउटकम हो गया। ये भी पॉसिबल है कि एक डाइस में 3 है, दूसरी में 3 आ जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक डाइस में 5 आए, दूसरे में 1 आ जाए, ठीक है। इन 3 तरीकों से 2 डाइस में 6 आ सकता है, समझ गए। इन दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया,
ऑर्डर क्रिएट किए हैं। जो रिजल्ट है 6 वो कई तरीके से आ सकता है। टोटल कितने तरीके हैं? 3। तो जब कोई आउटकम, कोई एक इवेंट या आउटकम कई डिफरेंट वे से आता है तो हम एडिटिव लॉ और आइदर और रूल का यूज करते हैं। चलिए इसको हमें क्वेश्चन में लेते हैं। कोई कपल है जिनके 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। इन 3 चिल्ड्रन में 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहां देखिए कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ। एडिटिव रूल में स्टूडेंट कोई ऑर्डर को कंसर्न नहीं किया जाता, सिर्फ फाइनल आउटकम देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, कोई ऑर्डर नहीं है, हमें सिर्फ फाइनल आउटकम देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक कपल के 3 में से 2 गर्ल चाइल्ड हो और 1 बॉय चाइल्ड हो, ठीक है। तो इस तरह के सब में पहले हम एक ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे कि 3 बच्चों में से गर्ल और बॉय किस तरह से हो सकते हैं। एक तरीका है कि पहली गर्ल हो, अगेन गर्ल हो, देन बॉय हो जाए, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि पहली गर्ल हो, देन बॉय हो, देन गर्ल चाइल्ड हो। एक ये भी तरीका है कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय हो, देन गर्ल, देन गर्ल, ठीक है। तो इन 3 तरीके से, इन 3 डिफरेंट वे से 2 गर्ल और 1 बॉय कपल के हो सकते हैं, राइट। कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ये 3 तरीके हैं। तो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हर ऑर्डर के लिए हम प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगेन गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। दूसरी गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। बॉय चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। ऑर्डर दिख रहा है ना, पहले गर्ल देन बॉय, ठीक है। एंड आ गया गर्ल एंड बॉय। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 1/8। अगेन सेकेंड ऑर्डर के लिए हम प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगेन गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड द रिजल्ट फाइनल प्रोबेबिलिटी फॉर दिस ऑर्डर इज 1/8। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/2, 1/2 एंड 1/2। So final probability for this order is again 1/2, ठीक है। अब हमें आउटकम लेना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 बच्चों में से 2 गर्ल्स और 1 बॉय हो। तो तीनों तरह से हो सकता है, ठीक है। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी या रिजल्ट हमारा होगा कि या तो इस ऑर्डर से हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ली 1/8। पॉसिबल है कि इस ऑर्डर में भी 3 चाइल्ड हो सकते हैं, इसका लिया 1/8। एंड पॉसिबल है कि थर्ड ऑर्डर में भी हो सकते हैं कि पहले एक बॉय हो जाए देन 2 गर्ल्स हो जाए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस साइन, क्योंकि क्या आ रहा है बीच में? और पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 चाइल्ड हो, पहले 2 गर्ल्स देन बॉय, या सेकेंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो, या थर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इनको प्लस किया, 8 एलसीएम 1 + 1 + 1 एंड आंसर इज 3/8, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 3/8। तो देखा बहुत ही आसानी से स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेटिव लॉ कहाँ अप्लाई करना है स्टेटमेंट में और एडिटिव लॉ कहाँ अप्लाई करना है उसको देखा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। 7 चिल्ड्रन है, इन 7 चिल्ड्रन में
क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 गर्ल्स हो एंड 4 बॉयज हो। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कपल जिनके 7 चिल्ड्रन हैं, उनके 7 चिल्ड्रन में से किस प्रोबेबिलिटी में 3 गर्ल्स और 4 बॉयज होंगे। यहाँ पर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखें कि कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ। हमें ऑर्डर कंसर्न नहीं करना है कि पहले 3 गर्ल्स हो रही हैं, बाद में 4 बॉयज हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमें फाइनल आउटकम पे जाना है कि 7 में से 3 गर्ल्स हो रही है और 4 बॉयज हो रहे हैं। राइट, तो हम यहाँ पर एडिटिव लॉ को अप्लाई करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे। अगेन प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट, जैसे ही हमारा डेटा बड़ा हो जाता है, हमारे को ऑर्डर क्रिएट करने में मिस्टेक्स होने लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े डेटा में 7 में जो है ऑर्डर को बनाना, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत लगता है, और दूसरा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी P को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन s का फैक्टोरियल t का फैक्टोरियल इंटू p की पावर s q की पावर t। राइट, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। यहां पर n फैक्टोरियल है नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। s फैक्टोरियल है नंबर ऑफ एनी वन काइंड ऑफ इवेंट्स। t फैक्टोरियल है नंबर ऑफ अनदर काइंड ऑफ इवेंट्स। p है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ s, एंड q है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ t। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर ऑर्डर क्रिएट करना टिपिकल हो जाता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल, p की पावर s q की पावर t। n फैक्टोरियल क्या है, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। अब यहाँ स्टेटमेंट में देखिए हमारे टोटल इवेंट्स कितने हैं, 7 चिल्ड्रन। तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल। s फैक्टोरियल क्या है, नंबर ऑफ एनी वन काइंड ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक इवेंट को s की तरह ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 इवेंट्स हैं, गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ठीक है, तो हमने s ले लिया गर्ल, तो नंबर ऑफ एनी वन काइंड ऑफ इवेंट कितनी गर्ल्स है, 3। ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। राइट, t फैक्टोरियल नंबर ऑफ अनदर काइंड ऑफ इवेंट्स। हमने गर्ल्स s ले लिया तो t ऑटोमेटिक बॉयज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल। देन p है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ s। s क्या है, गर्ल। गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो p हो गया 1/2। q क्या है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ t। t है हमारा बॉय, तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ। राइट, तो इस तरह से फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज हमने लिख ली, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू n फैक्टोरियल है 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल
1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 4। स्टूडेंट, ये जहां भी फैक्टोरियल आता है उसका मतलब होता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है उसको 1 तक रिड्यूस करते हुए मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल में इसको अब हम 1 तक रिड्यूस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से 1 तक रिड्यूस करते हुए हमने मल्टीप्लाई किया। देन 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? तो फैक्टोरियल में हम इस तरह से रिड्यूस करते हुए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन इंटू है 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 4। सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, 4 3 2 1 से ये 4 3 2 1 कट गया, 3 2 से ये 6 कट गया। क्या रहा रिजल्ट? 7 इंटू 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर पावर 3 है, मीन्स हम हाफ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर हाफ की पावर 4 है तो 1/2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कहीं कटता नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 7 इंटू 5 35, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 8 16 32 64 128। सो आवर आंसर इज 35/128। प्रोबेबिलिटी हो गई 7 चिल्ड्रन में से 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज होने की। राइट स्टूडेंट? चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उससे सॉल्व करते हैं, उससे सॉल्व करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट सपोज इफ वी क्रॉस between 2 heterozygous tall plant, and we want to know probability. What is the probability getting 2 out of 5 plants will be dwarf. ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 2 हेटेरोजाइगस प्लांट है, टॉल प्लांट है हेटेरोजाइगस, उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 में से 2 प्लांट हमें ड्वार्फ मिले। राइट, हम इसको सॉल्व करते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, ये हेटेरोजाइगस टॉल हो गया, इसका क्रॉस कराते हैं हेटेरोजाइगस टॉल से। ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है स्टूडेंट, और आप जानते हैं कि जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमें टोटल 4 में से 3 प्लांट्स मिलते हैं टॉल। ठीक है, इस रेशो मिलते हैं टी 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 टी, ये इनका जीनोटाइप है। तो टॉल प्लांट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4। राइट, अगेन ड्वार्फ प्लांट एक मिलता है 4 में से, क्रॉस को आप जानते हैं अच्छे से, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ड्वार्फ प्लांट की 1/4। स्टूडेंट, ये जो क्रॉसेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका भी मेरा एक वीडियो है, उसको आप देखिएगा। आसानी से आप निकाल लेंगे बिना कैलकुलेशन किए, बिना चेकर बोर्ड बनाए, पुनेट स्क्वायर बनाए, कि हमारे को 2 हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए प्लांट में, तो 3 प्लांट 4 में से हमें टॉल मिलते हैं और 1 प्लांट हमारे को ड्वार्फ मिलता है। तो टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 एंड ड्वार्फ प्लांट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब हमारे को क्या निकालना है कि 5 में से 2 ड्वार्फ प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल p की पावर
एस क्यूब की पावर टी। ठीक है, यहाँ पर n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? टोटल 5 प्लांट्स दिए हुए, 5 में से 2, तो टोटल इवेंट हो गए हमारे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, s फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? s फैक्टोरियल कोई भी इवेंट हम ले सकते हैं, हमने पहले ड्वार्फ ले लिया। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट कितने? 5 में से 2 ले लें, तो s फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट t फैक्टोरियल, t जो है 5 में से 2 ड्वार्फ ले लिए, कितने बचे? 3 टॉल प्लांट बचे। ठीक है, तो t फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 3। p है हमारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ s। s क्या है? ड्वार्फ प्लांट, तो p हो गया 1/4। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। q क्या है? टॉल प्लांट। ठीक है, टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी ऑफ s, तो टॉल प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को हम जल्दी से अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बहुत ही कम समय में हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 3। राइट, 5 फैक्टोरियल मीन्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिड्यूस करते हुए 1 तक। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 to 1 से 3 to 1 कट गया, ये इससे कट गया 2 और 4। रिजल्ट क्या रहा? 5 इंटू 2 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। आप स्टूडेंट बाय प्रैक्टिसिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप को नोट डाउन कर रही हूँ। 3/4 को, सॉरी 2 है पावर 3 है, तो ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इस 2 से ये 4 कट गया 2। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड मल्टीप्लाइड विद 5। रिजल्ट आ गया हमारा 135। अगेन हम नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देन 8 से करेंगे तो 512। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 135/1512। ठीक है, 135/512 में 512 प्लांट में से 135 प्लांट ड्वार्फ आने की प्रोबेबिलिटी है और रिड्यूस कर दें तो 0.26। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 0.26। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज पूछी हो तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर दे। 0.26 पॉइंट हटाया अपॉन 100 इंटू 100 क्या आ गया? 26% इज आवर आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूले को यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे अगर कोई इवेंट है वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं और एक आउटकम को दे रहे हैं, उनमें कोई ऑर्डर दिया हुआ है, किसी ऑर्डर को हमने कंसर्न करना है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर इवेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, एक आउटकम अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूले को यूज करते हुए बिना ऑर्डर क्रिएट करे अपने सम को, अपनी प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में एक्यूरेट रिजल्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो JRF नेट में आई हुई है। अगर तब तक आप साथ में जुड़े रहें
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है द जीनोटाइप ऑफ F1 individuals in a tetrahybrid cross is AABBCCDD. Assuming independent assortment of these 4 genes, what is the probability that the F2 offspring will be AABBCCDD? ठीक है, यहाँ पर हमें टेट्राहाइब्रिड क्रॉस दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है हमें AABBCCDD। ठीक है, यह हो गया टेट्राहाइब्रिड क्रॉस। अब ये पूछा है हमसे कि ये जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं, तो F2 में इस जीनोटाइप के आने की संभावना क्या होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जीनोटाइप दिया हुआ है जिसमें जीन A हेट्रोजाइगस है, B होमोजाइगस डोमिनेंट, C होमोजाइगस रिसेसिव एंड D हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंडिविजुअल जीन्स की प्रोबेबिलिटी को देखना होता है। ठीक है, तो हम एक जीन ए ले लेते हैं, ए जीन का क्रॉस करवा रहे हैं इसके हेट्रोजाइगस के साथ ही। तो जब भी ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब भी हम इस टाइप का कोई क्रॉस कराते हैं मोनोहाइब्रिड, हमें 3 टाइप्स की जीनोटाइप मिलते हैं। एक मिलता है होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस। ठीक है, इनके रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, डोमिनेंट मिलता है 1/4, हेट्रोजाइगस मिलता है 1/2, रिसेसिव होमोजाइगस मिलता है अगेन 1/4। ठीक है, तो अब हम इनके इंडिविजुअल जीन्स के क्रॉस को लेते हुए इनके आने की प्रोबेबिलिटी को लिख लेंगे। ऑफस्प्रिंग में हमें दिया हुआ है, ऑफस्प्रिंग में जीन AA, ठीक है, यानी कि हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। ठीक है, देन जीन B के लिए दिया हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4। C जीन के लिए दिया हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव, अगेन होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड D जीन्स हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई होगा क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहा है जीन्स का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ हो गया हमारा अप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/64। बहुत ही सिंपल है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 1/64। होपफुली आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें क्रॉस करवाना होता है, तो इंडिपेंडेंट जीन का क्या आने का आउटकम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमें क्रॉस दिया हुआ था टेट्राहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में हमसे पूछा था ए जीन्स जो कि हेट्रोजाइगस दिया हुआ है, तो हेट्रोजाइगस जीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। ठीक है, तो इंडिविजुअल जीन्स को लेते हुए हम क्रॉस को देखते हैं। आपको सभी क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लिया, उसका आपको रेशियो याद है, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा, अ रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप O एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन ब्लड ग्रुप A एंड B and AB. Alleles controlling the disease and blood groups are independently inherited. A normal woman with blood group A and her normal husband with blood group B already had one child with the disease. What is the probability that the second child will also have the disease? अब यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक ये दिया हुआ है कि जो डिजीज है वो रिसेसिव इनहेरिटेड है। ठीक है, दूसरा ये जो डिजीज है सिर्फ ब्लड ग्रुप O में होती है, ब्लड ग्रुप O में ये डिजीज होती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप O में होने का मतलब है कि रिसेसिव जब एलील्स होंगे ब्लड ग्रुप के तभी डिजीज अकर होगी। अब कंडीशन दे रखी है कि नॉर्मल वुमेन ए जिसका मैरिज होता है ब्लड ग्रुप बी वाले मैन के साथ में, लेकिन उनका जो चाइल्ड है
वो ऑलरेडी डिजीज्ड है। इन दैट मीन्स ए ब्लड ग्रुप के लिए जो वुमेन है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तभी डिजीज चाइल्ड है, क्योंकि डिजीज किसमें अपीयर होती है, ओनली ब्लड ग्रुप ओ में, यह दिया हुआ है हमारे को। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको रिसेसिव एलील, चाइल्ड में रिसेसिव एलील का होना जरूरी है, ठीक है। तो जो वुमेन है जो उसका ब्लड ग्रुप ए हेट्रोजाइगस हो गया। इसी तरह मैन जो नॉर्मल है लेकिन बी ब्लड ग्रुप के साथ में उसका ब्लड ग्रुप बी, वो बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। अब जब हम इस ब्लड ग्रुप का क्रॉस कराते हैं हेट्रोजाइगस बी के साथ में, तो ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हम वो देखेंगे। दूसरी इसी में कंडीशन दे रखी है कि जो डिजीज है ओनली एक्सप्रेस्ड होती है ओ ब्लड ग्रुप में, ए बी एंड ए बी में नहीं होती। इन दैट मीन्स इस डिजीज का जो एलील है वो आई जीन पर है, ठीक है। ये हो गया डिजीज का एलील, है ना, ये डिजीज का एलील हो गया। अब हम ब्लड ग्रुप के लिए देखेंगे, तो ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तब वो ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये हो गया आई ब्लड ग्रुप। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 1/4। अगेन डिजीज चाइल्ड आने, ठीक है, डिजीज कब अपीयर होगी, जब ये जो रिसेसिव एलील आई है और ब्लड ग्रुप के लिए इस पर जीन या डिजीज का एलील अपीयर होगा, ठीक है। तो डिजीज ब्लड ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी वो भी हो गई 1/4, ठीक है। तो हमें इसमें दो तरह की प्रोबेबिलिटीज को काउंट करना है। हमें दिया हुआ है कि ब्लड ग्रुप एंड डिजीज के जो एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी वो हो गई 1/4 एंड डिजीज ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी वो भी हो गई 1/4, क्योंकि डिजीज ओनली आई एलील्स में, रिसेसिव एलील्स में ही अपीयर्ड होती है, ये हमारे को यहाँ गिवन है। तो 1/4 एंड 1/4 आंसर इज 1/16, ठीक है। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Hemophilia is a recessive X-linked trait in humans. If a heterozygous woman has children with a normal man, what are the odds of the following combinations of children? P. An unaffected daughter or son. 2 out of 5 offspring that are affected. अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट कि हमारे को दिया हुआ है कि एक एक्स हीमोफीलिया डिजीज का दिया हुआ है। हीमोफीलिया डिजीज एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, इसका रिसेसिव जीन होता है, ये एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया जीन का हो गया हेट्रोजाइगस वुमेन, और ये हो गया मैन का, ठीक है। तो दिया हुआ हमारे को कि एक हेट्रोजाइगस वुमेन का मैरिज होता है नॉर्मल मैन के साथ में, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अनअफेक्टेड डॉटर या सन आने की। अब यहाँ देखिए ये जो वुमेन है 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इससे, एक्स एक्सएच, और मैन से बनेंगे एक्स एंड वाई। तो हम चेकर बोर्ड ड्रॉ करते हैं, ये हो गया चेकर बोर्ड, एक्स वाई एंड देन वुमेन का हो गया एक्स एंड एक्सएच, ठीक है, एक्स 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 वाई। यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, छोटा लग रहा है, ये एक्स एक्स और एक्स एच, ये एच दिया हुआ विजिबिलिटी डिजीज के लिए, ये नॉर्मल एक्स मैन का, ये वाई मैन का, एक्स 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 एच, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई और ये एक्स एच और वाई, ठीक है। तो अब इस चेकर बोर्ड में आप देखिए कि अफेक्टेड जो है ओनली कौन है, अफेक्टेड ओनली ये मैन है, ठीक
ठीक है, 1/4। ठीक है, ये 3 जो है अनअफेक्टेड है, 2 डॉटर 1/2 एंड एक वुमन एक बॉय 1/4। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डॉटर की क्या है, एक्सेस, ये नॉर्मल है, और एक इस कॉम्बिनेशन से XH, ये कैरियर है लेकिन अनअफेक्टेड है, और एक बॉय XY। तो कितने हो गए टोटल, 3/4, राइट। तो P हमारा हो गया 3/4। दूसरा हमें दिया हुआ है Q, 2 out of 5 ऑफस्प्रिंग दैट आर अफेक्टेड। तो 5 में से 2 ऑफस्प्रिंग जो अफेक्टेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल p की प्रोबेबिलिटी s, t की प्रोबेबिलिटी q की प्रोबेबिलिटी t। ठीक है, n फैक्टोरियल होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल हमें दिया हुआ है 5 चिल्ड्रन, तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। S हम अफेक्टेड या अनअफेक्टेड अपने चॉइस से हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर S अफेक्टेड ले लेते हैं। अफेक्टेड हमें दिया हुआ है 2, ठीक है, तो वो हो गया 2 का फैक्टोरियल। देन जो हमारा रिमेनिंग रहा T यानी कि अनअफेक्टेड, 5 में से 2 अफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड कितने हुए, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं P है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ S, अफेक्टेड चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। यहाँ हमने देखा था इस वाले इसमें चेकर बोर्ड में कि अफेक्टेड चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। तो 1/4 की पावर हो गई 2 इंटू अनअफेक्टेड चाइल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये हो गया पावर 3/4 की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल होता है जिसमें हम 1 तक रिड्यूस करते हुए नंबर्स को लिखते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जहां भी फैक्टोरियल होता है वहां पर हम 1 तक रिड्यूस करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/4 की पावर 2 एंड 3/4 की पावर 3। ठीक है, 3 to 1 से 3 to 1 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, क्या रहा 5 इंटू 2 इंटू 1/4 की पावर 1/4। इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। आप प्रैक्टिसिंग करके जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख रही हूँ। पावर का मतलब होता है उस नंबर को, गिवन नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस 2 से ये 4 कट गया, तो हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 3 3 9 9 3 27 27 5 जो हो गया हमारा 135 अपॉन 4 4 जा 16 16 4 जा 64 एंड देन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 518। तो इसको सॉल्व करेंगे 135/518 आ जाएगा 0.263 लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.263। इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में चेंज करने के लिए नीचे आ गया 1000, पॉइंट हटा देंगे हम इंटू 100, 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 26.3। तो P हमारा ऑप्शन हो गया 3/4 कि अनअफेक्टेड डॉटर या सन आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड अफेक्टेड जो है ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी 5 में से 2 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 26.3। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। जीन्स A, B, C control 3 phenotypes which assort independently. A plant with genotype A, B, B, C is said. What is the probability the progeny which shows the dominant phenotype for at least one of the phenotypes controlled by gene A, B and C? स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि 3 जीन्स दे रखे A, B, C। ठीक है, वो 3 फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। ठीक है,
अब हम एक जो है सेल्फिंग करवा रहे हैं जीनोटाइप AABBCC के साथ में। तो पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी प्रोजेनी की तो ए कम की जिसमें कम से कम एक डोमिनेंट ABC जीन जरूर हो, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, हमारा जो जीन्स है कितने, 3 जीन्स, 3 जीन्स के साथ में कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा 2 की पावर n 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, 27 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। जब हम AABBCC हेटेरोजाइगस फॉर्म में सेल्फिंग कराते हैं तो 27 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। 27 टाइप्स के गैमेट्स से जाइगोट्स कितने बन जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 जाइगोट्स बन जाएंगे। मींस टोटल प्रोजेनी कितनी बने, 64। ये टोटल प्रोजेनी होगी, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जब भी हम सेल्फिंग कराते हैं, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखो, यहाँ पर देखिए, जब भी हम हेटेरोजाइगस की सेल्फिंग करवाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम देखें तो हमें एक तो मिलता है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक हमें मिलता है होमोजाइगस रिसेसिव और बीच के होते हैं हमारे हेटेरोजाइगस। ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। तो 64 में से एक प्रोजेनी हमें जरूर मिलेगी जिसमें तीनों जीन्स होमोजाइगस हो और होमोजाइगस डोमिनेंट हो, और एक प्रोजेनी जरूर होगी जिसमें तीनों जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव हो। ये हो गया। तो 64 में से 2 ये माइनस हो गए, हमारे कितनी प्रोजेनी हमारी बची, 62, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कम से कम जो है एक डोमिनेंट फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाला एक डोमिनेंट एलील जरूर हो। तो 62 जो बीच की प्रोजेनीज है उनमें कोई ना कोई एक एलील ऐसा होगा जो डोमिनेंट होगा, राइट। एक यहाँ पर हो गया हमारा, ये भी तो डोमिनेंट है, ठीक है। ये एलील्स जो है डोमिनेंट फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाले डोमिनेंट कंडीशन में। तो 62 + 1 = 63 आउट ऑफ 64। सो आंसर हमारा हो गया। बहुत सिंपल है, इसको आपको फॉर्मूला अप्लाई करके करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। बस जरा सा लॉजिक यूज करना है कि ट्राइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज कितनी होती है, 64, ठीक है। ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ गैमेट्स से। 64 में एक प्रोजेनी या एक ऑफस्प्रिंग हमें जरूर मिलेगा जब हम सेल्फिंग कराएंगे जिसमें डोमिनेंट जीन्स हो, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन की, और एक हमें मिलेगी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन की। बचे हमारे 62 लेफ्ट रह गए। अब हमारे पास वो कह रहा है कि टोटल कितनी प्रोजेनीज होंगी जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट जो है एलील जरूर प्रेजेंट हो। तो 62 में कम से कम एक प्रोजेनी तो होगी, ठीक है, सभी 62 में जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट एलील हो। साथ ही हमारा जो फर्स्ट डोमिनेंट हमें मिलता है AABBCC साथ, वो ऐड हो जाएगा तो टोटल हो गया 63/64। इस तरह से स्टूडेंट आज हमने देखा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको क्वेश्चंस का PDF भेज दूंगी विद सॉल्यूशन। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।